टॉपिक है साइंस टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत जरूरी है। आप रियल लाइफ भी अगर आपको जीना है तो इससे आपको रूबरू होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इसे जानना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। साइंस के फील्ड में दुनिया में क्या क्या डिस्कवरीज हो रही है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने एक सिलेबस लिखा था, हमारा एक सिलेबस था। हम उस सिलेबस को फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, सिलेबस क्या है हमारा, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा जो सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेक्शन हमारा है ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा या एनर्जी। अगर हम ऊर्जा या एनर्जी की बात करें, अगर हम ऊर्जा या एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर ऊर्जा से मतलब होता है दो चीजें। एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो हो, जिससे हम बिजली जलाते हैं, और दूसरा हमारा आ जाता है ईंधन, फ्यूल, है ना। तो ऊर्जा में हम दो चीजों को यहाँ रख लेते हैं। एक तो हमारी आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली, और दूसरा फ्यूल, ईंधन। दो चीजें आ जाती है हमारे पास। तो वो सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पर, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और फ्यूल के रूप में हम उसे यूज करते हैं, है ना। तो आप अगर इनको देखो तो अभी हमारा सीन है भारत में या दुनिया में, जो अभी हमारा सीन है, तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनसे हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो हम इन दोनों को जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम इन दोनों को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जहां से हमें मिल रहा है ना। हम यहाँ पर सोर्स की बात करते हैं, ये हम बात करते हैं सोर्स, कहां से हमें मिल रहा है ना, ये चीजें हमें कहां से मिल रही हैं। तो पहला आ जाता है कन्वेंशनल, मतलब परंपरागत, परंपरागत, पहला आ गया परंपरागत, कन्वेंशनल एनर्जी, है ना। और दूसरा आ गया नवीन और नवीकरणीय, नवीन और नवीकरणीय, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब परंपरागत में क्या क्या हो जाता है, परंपरागत में हो जाता है हमारे पास कोल, कोयला, पेट्रोल और डीजल, कोल, पेट्रोल और डीजल, कोयला, पेट्रोलियम और डीजल, ये हमारे पास आ जाता है परंपरागत में, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हम कुछ ऐसी नई चीजें हमने डेवलप करी हैं जिन्हें हम नवीन और नवीकरणीय में रख लेते हैं। जैसे कि आप इसे समझो तो कई सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, जैसे सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, जैसे टाइडल एनर्जी, एक्सेट्रा। कई सारी ऐसी चीजें हैं, और भी हम कई सारी चीजें हैं जिसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल जनरेट करने के लिए जो साधन है हमारे पास, उसे हम परंपरागत और नवीन और नवीकरणीय दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। इनमें है कोयला, पेट्रोल और डीजल, और यहाँ पर है हमारा सोलर, विंड, टाइडल वगैरह कई सारी, है ना। जैसे पानी से हम नदी से हम पानी जो बह रहा है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो इन सब चीजों से हम ऐसा कर लेते हैं। अब इसी के साथ साथ, समय के साथ साथ यहाँ पर आप देखो कि कुछ नए कुछ नई चीजें और डेवलप हो रही है, उनको हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो नई चीजें क्या डेवलप हो रही है, तो एक नई चीज हमारे पास आ गई है यहाँ पर, मीथेन। एक नई चीज आ गई है हमारी, मीथेन। अगर आप मीथेन की बात करो तो मीथेन एक गैस होती है, CH4, जिसे हम CH4 कहते हैं। मीथेन एक गैस होती है। और मीथेन कैसे बनती है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मीथेन वर्षों पहले भी बनी हुई है और मीथेन हम आज भी बना सकते हैं। कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मीथेन बनाई जाती है। तो बरसों पहले भी मीथेन बनी हुई है, जिस समय पेट्रोल और डीजल बने हुए थे उस समय भी मीथेन बनी हुई थी। धरती के नीचे कई सारी अवस्थाओं में मीथेन गैस पाई जाती है, जिनको हम वहां से निकाल कर और मीथेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीथेन भी एक स्वच्छ ईंधन है, ये एक प्योर ईंधन है। हमने मीथेन के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। तो परंपरागत, नवीन और नवीकरणीय के अलावा कुछ और साधन है हमारे पास जो नए डेवलप होते जा रहे हैं। जैसे नवीन और नवीकरणीय में एक और यहां पर रख दो, उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत चर्चा होती है, हाइड्रोजन। यहां पर एक हाइड्रोजन को भी हमने रख दिया है। तो एक आ गया हमारा मीथेन। सिंपल समझो, मीथेन क्या है, एक स्वच्छ ईंधन है। ये धरती के नीचे भी पाया जाता है, धरती के ऊपर भी पाया जाता है, और हम इसे बना भी सकते हैं, है ना। तो ये आ गया मीथेन। उसी तरह ईंधन के एक और सोर्स को हम यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं परमाणु ईंधन, न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु ईंधन, हम इसे कहते हैं परमाणु ईंधन या न्यूक्लियर एनर्जी।
परमाणुओं को तोड़कर और परमाणुओं को जोड़कर हम दोनों तरीके से ईंधन बना सकते हैं। तो आज दुनिया में आप समझो कि पहले क्या था, अगर हम अभी से अगर 50 साल पहले चले जाए, पीछे चले जाए, तो सिर्फ ये थे हमारे पास परंपरागत, है ना, जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन समय बदला और हमें ईंधन के नए कई सारे नए सोर्स मिले, जिसमें हमने एक रखा नवीन और नवीकरणीय। नवीन और नवीकरणीय का मतलब क्या है कि ऊर्जा के ऐसे साधन जो खत्म नहीं हो सकते हैं या हम उन्हें दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नदी का पानी बहता हुआ जा रहा है, आप उसे डैम बना के रोक दो और रोक कर आप उसे तेजी से बहाओ, इलेक्ट्रिसिटी बना लो उससे, फिर आगे कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे फिर से डैम बना के रोक दो, तो क्या हो रहा है, हम उसे बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नवीन और नवीकरणीय का मतलब हो गया ऊर्जा के वैसे साधन जो या तो खत्म नहीं होंगे या उन्हें हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं नवीन और नवीकरणीय। इसकी विशेषता यह है कि ये प्योर ईंधन होता है, इसमें कोई हार्मफुल गैसेस वगैरह बहुत ज्यादा रिलीज नहीं होती है, तो इसे हम कहते हैं नवीन और नवीकरणीय। समय के साथ हमें ईंधन के कुछ और भी सोर्स मिलते गए, जिसमें से एक हमारा इंपोर्टेंट है मीथेन। मीथेन जिसे हम CH4 भी कहते हैं, ये धरती के अंदर भी पाए जाते हैं, ये वर्षों पहले, करोड़ों साल पहले भी बने हुए हैं, जिन्हें हम धरती के अंदर से निकालते हैं। ये धरती के ऊपर भी पाए जाते हैं, हम कई जगह पर देखेंगे, मीथेन के बारे में हम स्टडी करेंगे, और हम इन्हें आज बनाते भी। तो हम इन्हें मीथेन कई प्रोसेस से हम मीथेन बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ईंधन है जो प्योर ईंधन है। कई बार इसे मीथेन को भी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के साधन के रूप में रख लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्या ये नवीन और नवीकरणीय है, तो आप कह सकते हो हाँ है, इसके अंदर वही विशेषताएं हैं जो इसके अंदर है, लेकिन ये उससे डिफरेंट। उसी तरह ऊर्जा का एक अन्य साधन है जिसे हम कहते हैं परमाणु ईंधन। इसमें परमाणुओं को तोड़कर या परमाणुओं को जोड़कर हम हीट जनरेट करते हैं और फिर उस हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से इतने सारे हमारे पास साधन हैं। अब आगे चलो। अच्छा, यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं कि आपको याद होगा कि हमने परंपरागत सोर्स को डिस्कस किया हुआ था, है ना, परंपरागत सोर्स को हमने डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने कोयला को डिस्कस किया, हमने पेट्रोल को डिस्कस किया, हमने डीजल को डिस्कस किया। इसमें कई सारी चीजें और आ जाती है, जैसे केरोसिन वगैरह वगैरह कई चीजें आ जाती है, इनको हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। इसे हमने अभी डिस्कस नहीं किया हुआ है। हम डिस्कस करते करते यहां से हम डिस्कस करते करते यहां पर पहुंचे थे, मीथेन पर हम पहुंचे हुए थे, है ना। आपको क्लास में अगर याद होगी तो हम मीथेन को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब हम मीथेन पर चलेंगे। तो आपको याद होगा जब हमने मीथेन को डिस्कस किया था, CH4 को जब हमने डिस्कस किया था, तो हमने उसे दो पार्ट में बांटा था। एक प्राकृतिक तरीके से जो हमारे पास है, जो हमारे पास नेचुरल तरीके से मीथेन है, और एक हम कृत्रिम तरीके से मीथेन भी बनाते हैं, कई बार कृत्रिम, आर्टिफिशियल हम बनाते हैं, मतलब इंसान के द्वारा उसे बनाया जाता है। एक प्रोसेस, मतलब हम बनाते तो नहीं है, हम एक प्रोसेस स्टार्ट करवा देते हैं जिसमें मीथेन बन जाती है। अब सबसे पहले हम प्राकृतिक तरीके से जो मीथेन हमारे पास है, हमने उनकी बात करी थी लास्ट क्लास में, हमने उनकी बात करी थी जो नेचुरल तरीके से हमारे पास मीथेन पाया जाता है। क्या क्या था उसके अंदर? CNG, याद होगा आपको, हमने CNG के बारे में डिस्कस किया था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। फिर हमने एक डिस्कस किया था पाइपलाइन नेचुरल गैस, PNG। हमने एक डिस्कस किया था LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, किया था ना डिस्कस, याद है वो सारी चीजें? और कुछ था क्या? नहीं था ना। तो हमने इन सबको डिस्कस किया हुआ है, और सब में बहुत अच्छी तरह से हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि CNG क्या है, PNG क्या है और LNG क्या है। ये वीडियो मैंने डाला था कि डाला है कि नहीं अभी तक? ये डाल दिया है ना वीडियो, ठीक है। तो आप इसे एक बार, अगर आप समझना चाहो तो आप इसे एक बार देख सकते हो, वहां पर सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन, थोड़ी सी बड़ी बड़ी वीडियो मेरी बन जाती है क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, तो आप उसे थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हो। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमारे पास कुछ और नेचुरल तरीके से हमारे पास कुछ और मीथेन पाई जाती है। जैसे एक मीथेन है हमारे पास, उसे हम कहते हैं सेल गैस, सेल गैस, इसे हम हिंदी में सेल गैस कहते हैं। सेल गैस। उसके बाद है हमारे पास गैस हाइड्रेट्स, गैस गैस हाइड्रेट्स एंड क्लैथरेट्स, CLATHRATES, इसे लिखते हैं गैस हाइड्रेट और क्लैथरेट।
ग्लेस, हाइड्रेट और क्लैथरेट। एक ये पार्ट हमारे पास, दो पार्ट ये हमारे पास बचा रह गया है, इनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या समझना क्या है हमें कि हम प्राकृतिक नेचुरल मीथेन को डिस्कस कर रहे हैं। मीथेन की बात हो रही है, नेचुरल मीथेन को। एक चीज ध्यान रखना है, हम जो इन गैसों की बात कर रहे हैं इनमें सिर्फ मीथेन ही नहीं होती है। ये जो हमने सीएनजी की बात करी, पीएनजी, एलएनजी, सेल गैस, ये सब की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ मीथेन ही नहीं होती है, इसमें कई और गैसेस भी होती है, लेकिन बड़ी मात्रा में क्या होता है, मीथेन गैस होती है, इसलिए हम यहां पर इनको डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? और भी कई, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कई सारी गैसेस इसके अंदर होती है, लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में मीथेन होती है, इसलिए हम इसको यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने इनको डिस्कस कर लिया, इनको डिस्कस कर लिया, इनको डिस्कस कर लिया है। अब हम सबसे पहले सेल गैस को डिस्कस करेंगे, सेल गैस होती क्या है। ठीक है, ओके, चलो यहीं पे कर लेते हैं। सेल गैस, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहले कि सेल गैस क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा ना, सेल गैस क्या है। तो सिंपल समझो कि जब कई तरह की चट्टानें होती है, रॉक्स कई तरह की होती है, ऐसे समझो। एक रॉक वो होती है, ज्योग्राफी में भी हम पढ़ेंगे भी आगे, एक रॉक वो होती है जो ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है, पदार्थ निकलता है गर्म, वो जब जम जाता है तो उससे एक खास तरह के पत्थर का निर्माण होता है। ठीक है, एक पत्थर, वो एक रॉक वो होती है। फिर क्या होती है, समय के साथ ये रॉक टूटती फूटती रहती है ना, टूटती फूटती रहती है, तो क्या होता है, ये रॉक चेंज हो जाती है किसी दूसरे फॉर्मेट में, तो एक नए तरह के रॉक का निर्माण होता है। तो ये दो रॉक हो गई। तीसरी रॉक क्या होती है, एक खास तरीके से बनती है, जैसे किसी जगह पर, मान लो इस जगह पर क्या है कि कहीं से आती हुई चीजें जमा हो रही है ना, रॉक्स टूट टूट कर आकर यहाँ पर जमा हो रहा है, और जमा होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि बहुत लंबे समय तक, मान लो 20 करोड़ साल तक ये जमा होता गया, और दोनों तरफ से या चारों तरफ से प्रेशर लगते हैं उस पे, है ना, जमीन के नीचे से, मान लो ये गड्ढा है यहाँ पर, है ना, ये गड्ढा है यहाँ पर, और यहाँ पर नदियां क्या कर रही है, लाते हुए सेडिमेंट्स जमा कर रही है ना, ये सेडिमेंट्स यहाँ पर जमा कर रही है, और क्या होता है, जमीन के नीचे से अलग अलग वजहों से प्रेशर काम करता है, दबाव लगता है। तो दबाव लगता है तो क्या होता है कि ये इसके अंदर प्रेशर जब ऐसे पड़ेगा तो क्या होगा, यहां पर एक खास तरह की चट्टान का निर्माण होगा, उसे हम कहते हैं अवसादी चट्टानें या सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, क्यों हुआ है, क्योंकि सेडिमेंट्स के जमा होने की वजह से उस रॉक का निर्माण हुआ। ठीक है, सेडिमेंट्स के, अवसादों के जमा होने की वजह से इस एक खास प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स या अवसादी चट्टानें। ठीक है, अब जब मान लो कि बहुत सारे निक्षेप इसके अंदर जमा होते जाएंगे, तो क्या होगा कि बहुत सारे जैविक पदार्थ भी जमा हो जाएंगे। जैविक पदार्थ समझते हो, जैविक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। मतलब कौन तोड़ता है उसे, बैक्टीरिया और वायरस। जैविक पदार्थ, जैसे आप क्या करते हो कि आप आपने सब्जी बनाई, सब्जी बनाई तो उसका छिलका जो है आपने डाल दिया, नाले के अंदर डाल दिया, तो नाले के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, जैसे ही नाले के अंदर डालोगे तो उसके अंदर छोटे बड़े बहुत सारे कीड़े होंगे, वो खुश हो जाएंगे, उनको मिल जाएगा खाना, बैक्टीरिया वायरस को, है ना। तो जो जैविक पदार्थ होते हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं, उन बायोलॉजिकल कंपोनेंट को बैक्टीरिया और वायरस आसानी से तोड़ सकते हैं। तोड़ने का मतलब क्या होता है, वो अपना खाना बना लेते हैं, है ना, और वो अपना खाना बनाते हुए क्या करते हैं, एक खास तरह की गैस रिलीज करते हैं। वो गैस जो होती है वही गैस होती है मीथेन गैस, है ना। हम पढ़ेंगे आगे कि हम मीथेन गैस जब बनाएंगे तो मीथेन गैस एक खास प्रक्रिया से बनती है, जिसे हम कहते हैं एनारोबिक डाइजेशन। उसमें क्या होती है, खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट को तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, खा लेते हैं उसे, और खाते हुए वो एक खास तरह की गैस रिलीज करते हैं। वो गैस जो होती है वो होती है मीथेन गैस, है ना। तो यहां पर जब बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा होंगे तो सेडिमेंट्स के बीच में क्या होंगे, बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी होंगे, है ना। तो जब ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट इनके बीच में फंस जाएंगे तो यहां पर बैक्टीरिया भी होंगे। अब बैक्टीरिया का खाना मिल जाएगा, बैक्टीरिया खाना खाएंगे और गैस रिलीज करेंगे। तो गैस रिलीज करेंगे तो वो जो गैस होगी वो यहां पर क्या होगी, फंस जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक के बीच में जो गैस फंस जाती है उस गैस को हम कहते हैं सेल गैस। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के बीच में, पोर्स के अंदर, है ना, उसकी छिद्रों के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक्स की छिद्रों के अंदर, पोर्स के अंदर मीथेन गैस फंसी हुई होती है। उस गैस को हम कहते हैं सेल गैस। सिंपल, क्लियर है। तो इसका आंसर मिल गया आपको कि सेल गैस क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स, जो हमारी अवसादी चट्टानें होती है उनके अंदर मीथेन गैस पाई जाती है, इस गैस को हम कहते हैं सेल गैस। क्लियर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि
इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी क्या है विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप बता दोगे कि एक प्योर गैस है ना, ईंधन का एक स्वच्छ साधन है विशेषताओं में। ठीक है, स्वच्छ ईंधन है, विशेषता है इसकी, स्वच्छ ईंधन है ये। अच्छा, अब आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर ये जो हमारी सेल गैस है, इसके अंदर क्या क्या पाई जाती है, क्या क्या है, मतलब और कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बता दोगे। मीथेन, हाँ जी, एक मिनट रुको, हाँ जी, हाँ तो प्योर ईंधन है ना, यही सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और आप कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं में लिखो तो कई जगह पर पाई जाती है, हम और भी डिस्कस करेंगे आगे, मैं बताऊंगा इसको फायदे में क्या क्या है इसके। तो इसमें क्या क्या पाई जाती है, तो बड़ी मात्रा में इसमें ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा हमारा 95% मीथेन होगा, और बाकी सारी गैस जो होंगी वो कम मात्रा में होंगी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह वगैरह कई सारी गैसेस होंगी। ओके, क्या है विशेषताएं, क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है, प्योर ईंधन है ये, क्या क्या होती है इसके अंदर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबसे बड़ी मात्रा में मीथेन होती है। इनको कैसे निकाला जाता है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट, निकाला कैसे जाता है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन के रूप में पूछा था, ध्यान रखना है आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने के लिए एक खास प्रक्रिया अपनाई जाती है जो बहुत ही टफ होती है, मतलब क्या होता है, इस पत्थर को तोड़ना पड़ता है ना, इस पत्थर को तोड़ के और फिर इससे गैस निकलती है, तो खास प्रक्रिया से हम उसे तोड़ते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, HYDRAULAULIC, हाइड्रोलिक, RACTURING, हिंदी में भी यही लिखते हैं, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। कैसे निकाला जाता है, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, एक खास तरह की मशीन होती है जिससे इन पत्थरों को तोड़ा जाता है और फिर इन सेल गैस को निकाला जाता है। ठीक है, ओके, क्यों इंपोर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई इट इज इंपोर्टेंट, क्यों इंपोर्टेंट, तो क्या क्या बताएंगे, एक स्वच्छ ईंधन है, प्योर ईंधन है, ठीक है, दूसरा भविष्य का ईंधन है, फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य का, फ्यूचर फ्यूल, फ्यूचर फ्यूल क्यों है ये, क्योंकि अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसे फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, आगे आने वाले समय में अगर ईंधन खत्म भी हो जाता है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी ये इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, पर हमें पता चल गया है कि ये है हमारे पास, है ना, तो हम क्या कहते हैं, स्वच्छ ईंधन है, भविष्य का ईंधन है, फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इंडिया के लिए, तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या होगा इसमें, हमारा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारी एनर्जी नीड को फुलफिल करेगा, ऊर्जा जरूरत, एनर्जी नीड, हमारी ऊर्जा जरूरत को ये क्या करेगा, फुलफिल करेगा, कि फ्यूचर में क्या होगा, हम अपने देश के ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूछा जाता है कि क्या ठीक है ये भारत में है, तो भारत में भी ये पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है, इंडिया में भी इसके सोर्स हैं, जैसे कई सारे सोर्स हैं, जैसे 6 सोर्स के बारे में, 6 लोकेशन के बारे में हमें पता चला है, उसको लिख सकते हैं हम यहां पर, जैसे कैम्बे बेसिन, खंभात की खाड़ी, कैम्बे बेसिन, खंभात की खाड़ी, भारत में कैम्बे बेसिन, खंभात की खाड़ी, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन, कावेरी नदी बेसिन, इंडो गंगेटिक वैली,
गंगा घाटी, गंगा घाटी, गोंडवाना प्लेट्यू, गोंडवाना पठार, आसाम अराकान बेसिन, आसाम अराकान बेसिन। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था एक बार कि कहां कहां पर हमें इसके सोर्स मिले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि सेल गैस क्या है, सेल गैस क्या है, कैसे बनी है, हमने डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये स्वच्छ ईंधन है, क्या क्या इसमें पाई जाती है, मीथेन के अलावा और भी कई सारी गैसेस इसके अंदर पाई जाती है, इन्हें निकाला कैसे जाता है, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग से निकाला जाता है, जिसमें चट्टानों को तोड़ा जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है, प्योर ईंधन है, फ्यूचर का फ्यूल है, और भारत के लिए उसकी ऊर्जा जरूरत को, ऊर्जा जरूरत का मतलब क्या है, आज भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का 90% क्या करता है, आयात करता है, मंगाता है, दूसरे देशों से मंगाता है, और जब भारत के अंदर ही मिल जाएगा उसे तो क्या होगा, हमें नहीं मंगाना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है भारत की ऊर्जा जरूरत को ये पूरा करता है। भारत में भी पाया जाता है, 6 क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां पर सेल गैस पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, चलो पास गैस हाइड्रेट्स, गैस हाइड्रेट्स, CLATHRATES, क्लैथरेट, गैस हाइड्रेट और क्लैथरेट। अब देखो, आप ऐसे समझो कि अभी तो हमने देखा था कि गैस कहां फंसी हुई थी, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, है ना। अब देखो कई बार क्या होता है कि ये पानी है ना, पानी ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स है, क्या है ये, H2 और O2 है, ये ऐसे ऐसे बने हुए हैं, एक जगह ऐसे जमा है, ठीक है। तो जब दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ेंगे या 3 या 5 जुड़ेंगे, तो देखो ऐसे जुड़ रहा है, ऐसे जुड़ रहा है, ऐसे जुड़ रहा है, ऐसे जुड़ रहा है, तो इनके बीच में क्या होगा, ये छोटे छोटे गैप होंगे, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो छोटे छोटे गैस होंगे, उन गैस के अंदर अगर मीथेन फंस जाए, या ये जो पानी है ये अगर बर्फ बन जाए, ठंडे प्रदेशों में अगर पानी बर्फ बन जाए, तो उस बर्फ के अंदर भी मीथेन गैस फंसे हुए हो सकते हैं, किसी भी रूप में मीथेन हो सकता है। वहां पर सेडिमेंट्री रॉक के अंदर है, यहां पर क्या है, पानी के मॉलिक्यूल, पानी किससे मिलकर बना हुआ है, H2O से मिलकर बना हुआ है, तो ये H2 और O जो है ये ऐसे जुड़े हुए रहते हैं आपस में, तो उनके बीच में, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी मीथेन गैस फंसी हुई होती है। तो दो चीजें हैं, एक तो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में मीथेन गैस फंसी हुई है, दूसरा अगर वो ये पानी जम के आइस में कन्वर्ट हो गया, तो इसके आइस के बीच में भी मीथेन गैस फंसी हुई होती है। तो इसको आइस के बीच में अगर मीथेन गैस फंसी हुई है, तो हम इसे कहते हैं गैस हाइड्रेट्स, और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में गैस जो फंसी हुई है उसे हम कहते हैं क्लैथरेट्स। कई बार दोनों के लिए एक ही चीजें बनती है, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से बन रहा है ना। अगर वो पानी है, कई जगह पर पानी ऐसी तरीके से पाया जाता है, वहां पर मान लो कि क्या हुआ कि कहीं पर पानी ऐसे पाया जा रहा है, तो जब पानी बन रहा है उसके बीच में कुछ ऐसी चीजें घुस गई, है ना, तो कोई ऐसी चीजें घुस गई तो वो वहां पर क्या हुआ, उसके अंदर मीथेन घुस गई, मीथेन गैस घुस गई। तो क्या होता है, गैस, मीथेन गैस जो होती है या पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर, या आइस, अगर ये पानी आइस में कन्वर्ट हो गया तो आइस तो जमा हुआ है ना, उसके अंदर मीथेन के अंश होते हैं, इन्हें हम गैस हाइड्रेट्स या क्लैथरेट्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर, पानी के अणुओं के बीच, अणुओं के बीच, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और कहां हो गया, बर्फ के बीच में, आइस, बर्फ के अणुओं के बीच में, अणुओं के बीच में, बर्फ के अणुओं के बीच में अगर मीथेन गैस पाई जा रही है, तो हम इन्हें गैस हाइड्रेट्स और क्लैथरेट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सबसे पहली चीज होती है क्या है, जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें उसे समझना होता है कि ये क्या है, गैस हाइड्रेट्स और क्लैथरेट्स क्या है। गैस हाइड्रेट्स और क्लैथरेट्स क्या है, पानी के अणुओं के बीच या बर्फ के अणुओं के बीच फंसा हुआ मीथेन, गैस हाइड्रेट्स और क्लैथरेट्स। कहां पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं,
गहरे समुद्र में डीप ओशन, गहरे समुद्र में डीप ओशन, और ध्रुवीय क्षेत्रों में पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी हुई जो बर्फ होती है, ध्यान रखना ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जमी हुई बर्फ होती है उनके लिए ये वर्ड भी यूज किया जाता है, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट ध्रुवीय क्षेत्र में, तो ये कहां पाए जाते हैं, गहरे समुद्र में और ध्रुवीय क्षेत्रों में। इनकी विशेषताएं क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपोर्टेंस, महत्व कह लो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स और महत्व एक साथ ही डिस्कस करेंगे। तो वही चीज हमने डिस्कस किया था, स्वच्छ ईंधन है, भविष्य का ईंधन, स्वच्छ ईंधन फ्यूचर, प्योर क्लीन फ्यूल, और भविष्य का ईंधन। अभी इसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम भविष्य का ईंधन यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अभी इसका इस्तेमाल नहीं करें, हमें पता चला है कि ऐसा है, हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर वही चीज भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, क्लीन, भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी, भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी फॉर इंडिया। तो फिर यहां पर आ जाएगा क्या भारत में पाया जाता है, भारत में स्थिति, इंडिया में क्या कंडीशन है इसकी, तो भारत में कई जगह पर यह पाया जाए, फिर से एक बार, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, भारत में इसकी स्थिति क्या है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी नदियों का नाम तो सुना है ना, कावेरी नदी का सुना है, महानदी सुना है, महानदी सुना तो है, ओके। अरब सागर में, अरब सागर की गहराई में, इन सब जगहों पर हमें इसकी उपस्थिति का पता चला है। ठीक है, तो भारत, भारत की योजना, इंडियन प्लानिंग, भारत इसमें क्या कर रहा है, तो भारत ने 1997 में, भारत ने 1997 में अपना एक प्लान तैयार किया जिसका नाम था नेशनल गैस हाइड्रेट्स प्लान, नेशनल गैस हाइड्रेट्स प्लान। 1997 में ही भारत ने अपनी एक योजना तैयार करी जिसका नाम था नेशनल गैस हाइड्रेट प्रोग्राम्स। इसको किसने स्टार्ट किया, किसकी जिम्मेदारी थी, तो दो की जिम्मेदारी थी, देखो MOPNG, MOPNG इसे क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, और दूसरा DGH, डायरेक्टरेट ऑफ गैस हाइड्रेट, डायरेक्टरेट ऑफ गैस हाइड्रेट, गैस हाइड्रेट का विभाग आप इसे कह सकते हो, गैस हाइड्रेट विभाग। तो 1997 में हमने एक योजना स्टार्ट करी जिसमें हमने कहा कि हम ढूंढेंगे भारत में ऐसी चीजें हैं या नहीं है। जब पहली बार ऐसा पता चला कि ये चीजें भी होती हैं तो हमने कहा भाई हम भी ढूंढ लेते हैं हमारे यहाँ भी है या नहीं। तो इस पे काम चल रहा है, लेकिन कई सारे काम ऐसे होते हैं चलते हैं फिर रुक जाते हैं, जब हम देखते हैं इसमें बहुत खतरा है ना, बहुत मेहनत लगेगी इसको निकालने में। अभी वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है कि हम पानी के अंदर घुसकर उन गैस के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसके अंदर से वो निकाल लें, है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो यहां पर हमने इस तरह से ये वर्क काम स्टार्ट किया। देखो अभी जो हमने पार्ट डिस्कस किया है वो हमारा है मीथेन के प्राकृतिक स्रोत।
नेचुरल सोर्स। हमने एक टॉपिक में ये भी डिस्कस किया हुआ था कि मीथेन के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। कई जगह से मीथेन गैस हमें मिलती है, जैसे धान के खेत से भी मीथेन गैस मिलती है, पर वहां पर मीथेन की मात्रा बहुत कम होती है। मीथेन के जो सोर्स हैं वो धरती पर बहुत सारे सोर्स हैं। मीथेन मीथेन एक ग्लोबल वार्मिंग फैलाने वाली गैस भी है ना। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया। मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। मीथेन का देखो हमने कैसे कैसे इस्तेमाल किया है। तो मीथेन को हमने फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया है ना। हमने मीथेन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया है कि मीथेन पूरी प्रकृति में पाई जाती है, कई जगह पर पाई जाती है, धरती के ऊपर, धरती के नीचे, अलग अलग जगह पर पाई जाती है। हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, जमा करते हैं अपने यूज के लिए। तो हम जमा उसी जगह से कर रहे हैं जहां पर बड़ी मात्रा में है। अब धान के खेत से हम कैसे जमा करेंगे, नहीं कर सकते हैं जमा। तो जहां पर वो बड़ी मात्रा में इकट्ठा है, जमा है, हम उन जगहों से उसे निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, वही हमने यहाँ पर कई सारे पार्ट पढ़े कि कहाँ कहाँ पर मीथेन जमा है और हमने उस मीथेन को, कुछ जगहों से हमने मीथेन को निकाला है, कई जगहों पर मीथेन गैस के भंडार हमें मिले हैं जहां से हमें आगे फ्यूचर में उसे निकालना है, अभी उस पर काम नहीं हो पाया है। हमने सीएनजी पीएनजी जो हमने पढ़ा था उसमें मीथेन पे काम हो चुका है, लेकिन यहां पर जो हम गैस हाइड्रेट्स, क्लैथरेट्स और सील गैस की बात कर रहे हैं, इस पे काम नहीं हुआ, इसलिए हमने इसे क्या कहा, फ्यूचर का फ्यूल कहा, भविष्य का ईंधन कहा। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत हमारे पास आ गया, कई सारे हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, कृत्रिम तरीके से बनाएंगे। कृत्रिम, देखो कृत्रिम स्रोत या आर्टिफिशियल कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो आर्टिफिशियल है, सब कुछ प्रकृति में ही बनता है। पर क्या है, हम उसे, जो चीजें, ये चीजें क्या है, ये बनी हुई है, वर्षों से बनी हुई है, और हम क्या करेंगे, इसे अब बनाएंगे। तो जिसे हम अब बनाएंगे उसे हमने यहां पर कह दिया कृत्रिम स्रोत। ठीक है, प्रक्रिया वही है, बस वो नेचुरल सोर्स वाले बहुत पहले बन गए हैं और इन्हें हम अभी बनाएंगे। तो जिसमें इंसान का रोल हो जाता है कि वो इन्वायरमेंट तैयार करता है कि चल भाई अब बन जा, मीथेन बन जा, तो हम उसे क्या देते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आर्टिफिशियल में जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा बायोगैस। बायोगैस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे क्या कहते हैं, वही बात हम कहेंगे, क्या है, क्या है। तो क्या कहोगे आप, रिन्यूएबल एनर्जी है, ऊर्जा का, ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोत हैं जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट के सड़ने से बनते हैं। ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोत हैं जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जैविक पदार्थ के सड़ने या टूटने से, डिग्रेडिंग ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट। ठीक है, ओके। तो बायोगैस क्या है, ईंधन है, फ्यूल है, ईंधन। कैसा ईंधन, स्वच्छ ईंधन, क्लीन एनर्जी। ठीक है, क्लीन एनर्जी है और नवीन और नवीकरणीय है, क्योंकि हमने ढूंढा है इसे बनाने की प्रक्रिया। तो नवीन और न्यू एंड रिन्यूएबल है, नवीन और नवीकरणीय, नवीन और नवीकरणीय। ठीक है, और कैसे बनती है, कैसे बनती है, कैसे बनती है। तो एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं एना, ANAEROBIC, एनारोबिक डाइजेशन। इसे हम कहते हैं एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन क्या होता है, तो आप इसे समझ सकते हो, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं उसको बैक्टीरिया तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, और जो बैक्टीरिया ऐसा काम करते हैं, देखो क्या होता है ना, आप ऐसे समझो कि जैसे आप खाना खाते हैं, वो आपके शरीर के अंदर जाता है, और शरीर के अंदर जाकर क्या होता है, वो टूटता है, टूटता है। तो हमारे शरीर के अंदर जब वो टूटता है तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टूटता है वो। हमारे शरीर के अंदर जो हम खाना यूज करते हैं उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है।
तो हम क्या करते हैं, खाना को तोड़ते हैं ऑक्सीजन के साथ। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना तोड़ते हैं, यूज करते हैं, जिसमें वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह के डाइजेशन को, पाचन को कहते हैं एनारोबिक डाइजेशन। तो एनारोबिक डाइजेशन एक पाचन प्रक्रिया है जो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें पाचन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है या बहुत कम जरूरत होती है ना। एनारोबिक डाइजेशन पाचन की एक प्रक्रिया है जो बैक्टीरिया के द्वारा अपनाया जाता है, या कुछ ऐसे माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है भोजन को पचाने में। ठीक है, तो पता चल गया ना हमें कैसे बनती है। तो सबसे पहले बायोगैस क्या है, हमने देखा बायोगैस एक ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है, नवीन और नवीकरणीय ईंधन है। कैसे बनती है, तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट, मैंने बताया था बायोलॉजिकल कंपोनेंट कुछ भी यूज कर लेते हो, जैसे धान की पराली है ना, लकड़ी, कोई भी चीज यूज कर लो जिसे बैक्टीरिया और वायरस तोड़ सकते हैं। अब ऐसे में नहीं कि प्लास्टिक यूज कर लेना, प्लास्टिक बैक्टीरिया वायरस तोड़ भी नहीं सकते। आपको पता है ना, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, इसीलिए प्लास्टिक यूज करने से मना किया जाता है। कुछ भी आप यूज कर लो जो बायोडिग्रेडेबल है। नाली का कचरा, नाली का कचरा मस्त नाली में जाओ, निकालो, उसको एक डब्बे के अंदर बंद करो, मीथेन बना लो, है ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूरी की पूरी नाली की सफाई हो जाएगी, है ना। कचरा कुछ फैलेगा ही नहीं, कोई भी कचरा नहीं है, कुछ भी। आज जिसे आप कचरा कहते हो, उसमें कचरे में जो बायोडिग्रेडेबल पार्ट है उसको निकाल लो और उससे फ्यूल बना लो, ईंधन बना लो, है ना। कितना आसान है, कचरा भी साफ हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जैविक पदार्थों के टूटने से जो प्रक्रिया है क्या है, एनारोबिक डाइजेशन, मतलब ऑक्सीजन के बिना। तो जैसे ही ये प्रक्रिया होगी तो अपने आप क्या बन जाएगी, मीथेन गैस बन जाएगी। तो क्या क्या बनेगा इसमें, क्या क्या बनेगा, कौन कौन सी गैस बनेगी, मीथेन CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, एक्सेट्रा और भी होता है इसमें, नमी भी होती है, ध्यान रखना है, कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। वाटर वेपर, नमी, है ना, जलवाष्प जिसे कहते हो आप। लेकिन ध्यान रखना है CH4 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 55 से लेकर 60% तक। ये जो बनती है, जो गैस बन के आती है, बायोगैस जिसे हम कहते हैं, वो बायोगैस में सिर्फ मीथेन नहीं होती है, मीथेन के अलावा और भी सारी कई सारी गैसेस होती है। लेकिन सबसे ज्यादा अंश किसका होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिसे हम बायोगैस कहते हैं, वो बायोगैस क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें बड़ी मात्रा में मीथेन होती है, इसके अलावा और भी गैसेस होती है। तो इस तरह से हमने बना दिया। तो कभी एग्जाम में पूछ दे, क्या बैक्टीरिया भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, बनाती है। एनारोबिक डाइजेशन से हम भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, है ना। तो आप पूछो, जब इसने ऑक्सीजन लिया ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी कैसे, तो ऐसा नहीं है कि, ध्यान रखना है, मैंने कह दिया कि ऑक्सीजन के बिना, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन है, थोड़ी सी मात्रा में। तो ऑक्सीजन का के बिना, या मैं ही लिख देता हूं यहां पर, थोड़ी सी मात्रा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सारी गैस हमारी बन गई। अब इसका उपयोग क्या है, अब इसका उपयोग क्या, क्या क्या करोगे इससे, पता ही है आपको, क्या क्या कर सकते हैं। घर के अंदर खाना बना सकते हैं इसका इस्तेमाल करके, बायोगैस का इस्तेमाल करके, मीथेन है, खाना बना लो, ठीक है। लाइट भी जला लो, चलो इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगी इससे, लाइट भी जला लो, घर को गर्म भी कर लो आप इससे, जला के घर को गर्म भी कर लो, और एक्सेट्रा कई सारे इसके इस्तेमाल हैं। लेकिन मैं यहां पर लास्ट में एक्सेट्रा के बाद लिखूंगा ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में इसका गाड़ियों में, व्हीकल में इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान रखना, ये सबसे मैंने बाद में लिखा है, एक्सेट्रा में लिखा के बाद लिखा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या क्या बन गया, उपयोग क्या है, कई सारे जगह पर उपयोग कर सकते हो आप इसे। अब मैंने ईंधन के रूप में गाड़ियों में, इसे मैंने बाद में लिखा है, सबसे लास्ट में लिखा है। क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो हमारा जो बायोगैस बना है, इस बायोगैस को आप डायरेक्टली गाड़ियों में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसे आप, इसे घर का ये सारा काम तो कर सकते हो, खाना बना सकते हो, लाइट जला सकते हो, पानी गर्म कर सकते हो, वगैरह वगैरह कई सारे काम कर सकते हो। लेकिन इसी बायोगैस का डायरेक्ट ईंधन के रूप में इस्तेमाल गाड़ियों में नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अभी हमारा गाड़ियों का जो इंजन है, वो इंजन ऐसा नहीं है कि सीधा इसी से रन कर जाए, फिर उसको दिक्कत होगी इसे रन करने में। तो हम क्या करते हैं, हम इस फ्यूल के अंदर
जब हमें इसे व्हीकल्स में जब हम इसे फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सीएनजी जो CH4 है इसकी मात्रा को बढ़ा देना पड़ता है ना। तो क्या करेंगे हम, CH4 की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, CH4 की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं, अपग्रेडिंग या शुद्धिकरण। इसे हम कहते हैं शुद्धिकरण या अपग्रेडिंग, अप GRADING। देखो तो यहां तक आ रहा है शुद्धिकरण या अपग्रेडिंग। तो ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं, सीएनजी की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अब सीएनजी की मात्रा बढ़ाकर हम कितना कर देते हैं, 90 to 95% कर देते हैं। सीएनजी की मात्रा को बढ़ाकर हमने कर दिया 90 to 95%। ठीक है, अब जो नया सीएनजी बना उसे हम कह देते हैं देखो सीएनजी क्या हुआ, ये जो हमारा, सॉरी सीएनजी नहीं है यहां पर, ये हमारा जो ये बायोगैस है, ये बायोगैस हमारा सीबीजी में कन्वर्ट हो गया। इसे हम कहेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, या और हम इसे कहेंगे बायो सीएनजी, बायो सीएनजी, कंप्रेस्ड बायोगैस या बायो सीएनजी हम इसे कहेंगे। ओके, क्लियर हुआ ये आपका। तो हमने क्या किया, हम जो ये हमारा बायोगैस जो यहां पर बना है, ये बायोगैस हमने बना तो लिया है, लेकिन हम इसे गाड़ी नहीं चला सकते इस बायोगैस से। तो हम क्या करेंगे, CH4 के कंटेंट को बढ़ाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे, शुद्धिकरण या अपग्रेडिंग। हम इसे बढ़ाकर 95% तक ले जाते हैं। अब हम इसे गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कहा जाता है कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड या बायो सीएनजी, बायोलॉजिकल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम इसे कहते हैं। और इसे सीएनजी का दर्जा दिया गया है, सीएनजी के बराबर। जो हमारा सीएनजी था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का हम इस्तेमाल करते थे, तो आपसे कहा जाएगा कि हम अगर सीएनजी की बात करेंगे तो सीएनजी का मतलब हो गया प्राकृतिक रूप से पाया गया सीएनजी। और अगर हम बायो सीएनजी कहेंगे, लिखेंगे अगर, तो क्या होगा, वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट से बनाया हुआ और अपग्रेड किया हुआ सीएनजी है, जिसे हम कहेंगे बायो सीएनजी या सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोलॉजिकल गैस। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपने बना तो लिया, अब इसका क्या इस्तेमाल करोगे, गाड़ी चलाओ, है ना, गाड़ियां चलाओ। आप गाड़ियों में सीएनजी, जहां पर सीएनजी डालते हो सीएनजी पंप पे, तो वहां पर बायोलॉजिकल तरीके से बनाया हुआ सीएनजी डालो। अब बायोलॉजिकल तरीके से बनाया हुआ सीएनजी डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो क्लीन एनर्जी है, और भी ज्यादा क्लीन एनर्जी है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इसका फायदा क्या है, तो क्या है, क्लीन एनर्जी, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये तो लिख दोगे। और पूछोगे क्या फायदा है, घर का कचरा साफ हो जाएगा। कचरा को डिब्बे में बंद करो। सरकार क्या कहती है, आपके घर में 2 डब्बे देती है, भाई एक के अंदर डिग्रेडेबल डालो, एक के अंदर दूसरा वाला डालो। तो हम तो नहीं सुनते हैं, हम तो सब एक ही कचरे में डाल देते हैं और एक के अंदर गेहूं रख देते हैं, है ना। वो इसीलिए कह रही है कि डिग्रेडेबल अगर एक जगह पर रहेगा तो हम उसे फ्यूल बना लेंगे। ठीक है, तो भारत के नजर से अगर देखो तो भारत के अंदर क्या है, इतने लोग, इतनी जनसंख्या है, इतना कचरा फैलाते हैं, कहीं पर भी कचरा फेंक देते हैं। देखते हैं ये हमारा घर है, देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है, दूसरे घर के आगे कचरा फेंक देते हैं, है ना। यही काम हम भारत के अंदर करते हैं, खूब धूम धड़ाका से करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, हम एक डब्बे में जमा करेंगे और 50-100 मिलके लोग मिलके क्या करेंगे, एक प्लांट लगा लेंगे, है ना। 50-100 लोग मिलकर एक प्लांट लगा देंगे और उस प्लांट के अंदर हम उस कचरे को डालकर और हम उसे बना लेंगे बायोगैस, बना सकते हैं ना। और बायोगैस बना लेंगे और हम सबके घरों में उसी बायोगैस से हम सारा काम कर सकते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी सरकार से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। तो करेंगे तब तो, हम करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा, है ना। और हमारे घर का कचरा भी साफ हो गया और हमें फ्री में बिजली भी मिल गई। और अगर आपने ज्यादा बना लिया जिसका आप यूज नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी तो होगा कभी ज्यादा गैस बन गई तो यूज नहीं हो पाई, तो क्या करोगे आप उसे, सरकार ने वो योजना भी स्टार्ट करी है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप उस गैस को सरकार को बेच दो, तो लो पैसे भी कमा लो, है ना। तो सरकार की ये भी योजना है, हम आगे पढ़ेंगे, सरकार ने ये योजना भी स्टार्ट करी है कि अगर आपने ज्यादा गैस बना लिया तो आप हमें बेच दो, हम आपको पैसे दे देते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, जो आपके घर में कचरा है जिसे आप देख के दूसरे के घर में फेंक देते हो, उससे आपकी कमाई का सोर्स भी जनरेट हो सकता है। कुछ लोगों को, भारत के लोगों को मिलकर आपस में काम करना पड़ेगा। ठीक है, सुअर होने का फायदा हुआ ना, खाएंगे नहीं, थोड़ा कचरा बचा लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। ठीक है, चलो ऐश करो। समझ में आया टॉपिक?